एंड वी आर बैक। तो आज है हमारा अगला दिन जिसको हम लोग बोलते हैं बैक। और बैक में हम लोग करेंगे बैक के साथ साइड डेल्ट्स जैसा हमने कल वादा किया था। और स्टार्ट में हम लोग करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स हम लोग यूजुअली 15 kg से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं पिछली 2 या 3 बारी से अच्छे से हैवी वेट पे पुलअप्स नहीं लगा पा रहा, इसलिए हम लोग अपने आप को रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लो वेट पे हाई रेप्स ऑफ पुलअप्स निकालने की कोशिश करूँगा। इसलिए 15 kg पे ही मैं तीनों सेट लगाने वाला हूँ और एटलीस्ट 7 या फिर 8 रेप को एम करूँगा मैं। सेम वाइड ग्रिप पुलअप्स लगाएंगे हम लोग लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि हम लोगों को मीडियम ग्रिप अपने जिम के अंदर नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग वाइड ग्रिप लगाएंगे। एंड 3 सेट पुलअप करने के बाद हम लोग लैट पुल डाउन पे जाएंगे। लैट पुल डाउन पे न्यूट्रल ग्रिप और न्यूट्रल ग्रिप नहीं बोलेंगे उसको, एक्चुअली न्यूट्रल ग्रिप बोल सकते हैं उसको। न्यूट्रल ग्रिप हमारे शोल्डर लेंथ से थोड़ा सा आगे होती है। न्यूट्रल ग्रिप पे हम लोग लैट पुल डाउन लगाएंगे और उसके 3 सेट लगाने के बाद मेरे ख्याल से हम लोग लास्ट टाइम हैवी वेट तक जा चुके थे और आराम से अच्छे रेप निकल गए थे। तो हम लोग आज भी 90 या 95 kg तक ट्राई कर सकते हैं न्यूट्रल ग्रिप पे भी। तो उसके 3 सेट लगाने के बाद हम लोग लास्ट टाइम की तरह वो जो बड़ी वाली रॉड होती है उससे रोइंग करेंगे। और इस बार मैं बेंच पे बैठने की बजाय ज़मीन पे बैठ के ट्राई करूँगा उसको करना, क्योंकि हमारी जो पैर की स्टेबिलिटी होती है और जो हमारा मन होता है वो अपने घुटनों को मोड़ कर, जब मैं नीचे स्टेपर पे सपोर्ट लगाता हूँ अपने पैरों को, वो उधर मेरा ध्यान ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज। तो अगर मैं पैर को एकदम सीधा रखूँ और ज़मीन पर बैठूँ तो शायद मेरा ध्यान मेरे लैट्स को खींचने में ज़्यादा आएगा। ओके, उसके बाद मैं करूँगा साइड डेल्ट्स की एक्सरसाइज। उसके लिए मैं हमेशा केबल करता हूँ और आज भी केबल ही करूँगा। केबल में क्या होता है, हम लोग जब नेगेटिव पोजीशन पे आते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे साइड डेल्ट्स होते हैं ये खिंच जाते हैं अच्छी तरीके से। और कोई मुझे मशीन ऐसी लगती नहीं है जहाँ पे हम लोग अपने साइड डेल्ट्स को खींच सकते हैं। देखिए, जो मसल्स होती है ना, वो सबसे अच्छी ग्रोथ तभी होती है जब वो खिंचती है। स्टडीज़ ने ऐसा पाया है कि जब दो पोर्शन होते हैं, एक होता है कंट्रैक्शन, मतलब एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट, है ना। तो स्टडीज़ ने पाया है कि नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से 2.6 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ देता है हर एक्सरसाइज में। तो जो शोल्डर की साइड डेल्ट्स होती है, साइड डेल्ट्स में भी हम लोग नेगेटिव पार्ट में अगर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो क्या पता हमारे जो शोल्डर की विड्थ है ये बढ़ जाए। तो इसमें हम लोग काम करेंगे। तो यही 3 एक्सरसाइज रहने वाली है आज की। और इसके बाद हम लोग एब्स की करेंगे एक्सरसाइज। और एब्स में हम लोग हमेशा करते हैं हैंगिंग लेग रेस, आज भी वही करेंगे। मैं उसमें जनरली क्या करता हूँ कि मैं बाहर से लटक जाता हूँ, पहले लेग रेस करता हूँ जितना हो सकता है, 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर तक जाता हूँ और अपने घुटनों को अपने शोल्डर तक टच कराने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझसे और नहीं हो पाते तो मैं पैरों को वापस नीचे सीधा करता हूँ और लेग बेंड करता हूँ खाली ऐसे करके धीरे धीरे। और इसमें भी अपने घुटनों को अपने शोल्डर से टच कराने की कोशिश करता हूँ इसमें भी। और जैसे जैसे आप इसमें प्रोग्रेस करते रहते हैं वैसे वैसे आप इसमें वेट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए वेट कैसे बढ़ाया है इसमें। आप जो एंकल स्ट्रैप होता है ना, एंकल वेट्स, वो लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बॉल पकड़ लेता हूँ दोनों पैरों के बीच में, मेडिसिन बॉल बोल सकते हैं उसको। वो 4 किलो की बॉल होती है, इतनी बड़ी बॉल होती है वो। उसको पकड़ लेता हूँ, फिर उससे ऊपर नीचे करता हूँ। और जो लास्ट रेप होता है उस लास्ट रेप में मैं होल्ड करता हूँ, मतलब ऐसे घुटनों को उठा के ऐसे होल्ड कर लिया। तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और स्ट्रेचिंग भी अच्छी आती है एब्स की। और मैंने बताया कल शायद शाम की बात है, कल शाम को ना मैं अपने पुराने वीडियोस को रिव्यू कर रहा था। तो मैंने अपने पहली चेस्ट की जो वीडियो मैंने डाली थी शॉर्ट्स में, एक्सक्यूज मी, तो जो मैंने शॉर्ट्स में पहली वीडियो डाली थी चेस्ट की, वो उसमें मैंने कंपेयर किया 4 महीने बाद की अपनी चेस्ट की वीडियो से। भाई साहब, मैंने उसमें ऐसा ग्रोथ देखा है कि एब्स में अच्छे से डिफाइन हो गए हैं।
मेरे चेस्ट में शेप आ गई है, आर्म्स में अच्छे से शेप आ गई है सिर्फ 4 महीनों में। मैंने सोचा भाई फिर मैंने मैंने जो 9 साल जिम के अंदर एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अगर मैं ये चीज़ पहले ही कर लेता तो आज तो मैं खतरनाक दिख रहा होता और ज़्यादा, है ना। तो इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो हम आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी प्रोटीन इनटेक को, इसी एक्सरसाइज को, ऐसी साइंटिफिकली और ओरिजिनली ओजी गैंगस्टर दोनों का मिक्स हम लोग, हमारा स्टाइल। तो इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ना हम लोग अच्छा खासा ग्रो कर पाएंगे अपनी बॉडी के लिए। और सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, हमारी जो हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड भी उसी तरीके से रिफ्रेश होता रहता है अगर हम लोग अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे माइंड को बीमारियों से दूर, हमारे माइंड को ऐसा बिजी नहीं रखना कि वो अपनी बॉडी पे बीमारी देखता रहे, है ना। हमारी बॉडी एकदम अच्छी रहेगी, साफ़ सुथरी रहेगी, तो हमारे माइंड को और जगह पे ध्यान देना सही रहेगा, मतलब और जगह वो ध्यान देगा इंस्टेड ऑफ गिवन आवरसेल्व्स द होल टाइम। मतलब मान लो कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, है ना, तो अगर आपको न्यू न्यू प्रॉब्लम हुई है वो, तो आपका माइंड ना ज़्यादातर उसी के अंदर जाएगा कि देखो मेरे हाथ पे ये कुछ हो गया है या फिर मेरे गाल पे कुछ हो गया है। अब पूरा दिन मैं उसी को सोचता रहूँगा तो क्या हो गया मेरे गाल को, कैसे हो गया मेरे गाल को, क्या करूँ मैं, क्या करूँ क्या, ऐसे करके पूरा माइंड उसी पे जाएगा हमेशा। लेकिन जब हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, जब हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो हमारे माइंड को कुछ और नहीं मिलेगा, वो आउटसाइड देखेगा चीज़ों को और चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा। हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, हमें एक्चुअली लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। तो ये छोटा सा सेल्फ टॉक था सुबह का। और अभी ऑलमोस्ट हो गए हैं 5:20 के आसपास, हम रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस मुझे अपनी कपड़े चेंज करने और हम निकलते हैं। प्री वर्कआउट नहीं लेता मैं बैक के दिन। मैंने ब्लैक कॉफ़ी लिया है। मैंने ब्लैक कॉफ़ी कितना लिया है, मैंने लिया है 2.2 ग्राम ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा पानी के साथ। और केले खा के 2 केले खाता हूँ एक्चुअली, और निकलता हूँ फिर मैं जिम के लिए। ओके, मैं वहाँ मिलता हूँ आपको, बाय। ओके, पहला सेट 82.5 kgs।
Alright, second set. Again, same weight, 82.5 kgs. Well rested. Okay, well rested. 90 kgs. This is the last set. Let's fucking go. Oh. Oh fuck. Oh, let's do drop set. एक drop. 75 kgs. Full stack.
Oh, fuck. Right, last exercise. Oh, fuck. Alright, elevate sideways. Alright, second set. Again, 15 kgs.
Okay, last one. Let's go for 20 kgs. सही लगा स्प्रे करेंगे। ओके, जा रहे हो? कदम ट्राइसेप्स 6 सेट। आप तो ब्रो स्प्लिट करते हो ना? नहीं, आप मिक्स करते हो। 4 डे का है ना आपका? 4 डे स्प्लिट। Let's see. एंड वी आर बैक एट होम। तो आज हम लोगों ने करी थी बैक की एक्सरसाइज, और हमेशा हमारे लैट पुल डाउन्स पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे बीत रहे हैं, क्योंकि लैट पुल डाउन के अंदर दोनों मेन पार्ट यानी कि स्ट्रेचिंग और कंट्रैक्शन पीठ का, दोनों जगह हम लोग अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, इवन दो वी आर डूइंग हैवी वेट्स। ओके, और जो लास्ट में हम लोग ड्रॉप सेट लगाते हैं, उससे वो सोने पे सुहागा की तरह काम करता है, और हमारा ओवरऑल लैट्स को एंगेज और लैट्स को ग्रो करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाता है। एक बात हुई आज कि जब मैंने एक्सरसाइज खत्म करी और मैंने पोजिंग वगैरह खत्म करी,
उसके बाद मैं करता हूँ एब्स की एक्सरसाइज और करता हूँ फिर ट्रेडमिल पे वॉक, ओके 20 मिनट वॉक। तो जब मैं एब्स की एक्सरसाइज कर रहा था उसके लिए आज मैं, मतलब नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, चेस्ट के दिन रोप से क्रंचेस करता हूँ और बैक के दिन बार पे लटक के लेग रेज करता हूँ, ठीक है। तो आज भी मैं बार पे लटक के लेग रेज ही कर रहा था, बट शायद मेरी नेक की पोजीशन ठीक नहीं थी, या तो मैं ज़्यादा ऊपर देख रहा था ज़्यादा नीचे देख रहा था, कुछ तो ऐसा हुआ कि मैं, जब मैंने एक बार लेग्स लेग्स पूरे ऊपर किए और नीचे किए ना, तो मेरी गर्दन लचक गई उधर ही। अब मेरी नस में, गर्दन में तब तब दर्द हो रहा है जब मैं हल्का सा भी मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ गर्दन को, और ढंग से मूव नहीं कर पा रहा। ये मेरा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार, बचपन में भी, इवन दो मैं बड़ा हो गया उसके बाद भी कई बार हो चुका है। और ये नॉर्मली 3 से 4 दिन में जाके ठीक होता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप ढंग से गर्दन को एकदम से मोड़ नहीं पाते, आपको धीरे धीरे मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको दर्द होगा, है ना। मुझे याद है लास्ट टाइम ये तब हुआ था जब मैं पुणे में था और मैं स्विमिंग पूल में कूदा था एकदम से, तो मेरी गर्दन लचक गई थी उधर ही, तो मैं ऐसे करके स्विमिंग कर रहा था, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा करके, तो थोड़ा मुश्किल था वो। अ, खैर, तो ये ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। उसके बाद जब हम लोगों ने ज़मीन पे बैठ कर वो वाइड ग्रिप वाली रोइंग करी, वो बहुत खतरनाक रोइंग होती है अगर आप अपनी बॉडी को स्टेबल रखते हो। देखिए, अगर आप अपने पैर को स्टेबल और ज़मीन पे फ्लैट रखोगे तो हमारे जो लैट्स होते हैं वो आगे आते समय पूरे एक्सटेंड हो जाते हैं, और पीछे आते समय हमारी अपर बैक एंगेज होती है इसमें। तो इससे क्या होता है, दोनों पार्ट पे फोकस पड़ता है। हम लोग सिर्फ सोलली लैट्स पे फोकस, ये होता है लैट्स लैट्स पे फोकस ना करके हम लोग अपने अपर बैक पे भी फोकस कर रहे हैं, तो हमारी डेफिनेशन यानी कि जो थिकनेस होती है बैक की वो भी बढ़ेगी, और विड्थ भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ बढ़ सकती है। तो इससे प्रॉपर वी शेप के साथ साथ डिफाइंड बैक भी आएगा। जैसे लोग एम करते हैं डीमन बैक का, एक शायद वो इन्फ्लुएंसर है फिर इंस्टाग्राम वाला बंदा है, 21-22 साल का होगा, मिहिर लिफ्ट्स करके है, घुंघराले बाल वाला। मुझे उसका ये नहीं पता कि स्टेरॉइड्स वगैरह का, वो सब छोड़िए, लेकिन उसकी बैक अच्छे से डिफाइंड है, और उसको बोलते हैं डीमन बैक करके। और एक नेटफ्लिक्स पे एक शो भी है, बाकी, है ना, उसमें भी डीमन बैक दिखाते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड बैक है उसकी। तो अगर आपको डिफाइंड बैक चाहिए और थिक बैक चाहिए तो आपको अपर और लोअर बैक को काम करना पड़ेगा अच्छे से, और अगर आपको विड्थ अच्छी चाहिए तो आपको लैट्स पे काम करना पड़ेगा अच्छे से। लैट्स यानी कि विंग्स भी बोलते हैं उसको। विंग्स से याद आया कि एक मीम था, 4 या 5 साल पहले चला था, जिसमें एक बंदा, उसके अच्छे खासे लैट्स ओपन होते थे, तो वो ऐसे ऐसे हाथ करता था और उसके लैट्स ऐसे ऐसे खुल जाते थे, और अलग अलग तरीके की मीम्स बनाता था उस पर। वो लैट मैन बोलते थे उसको, आप सर्च कर सकते हो, LATMAN, लैट मैन करके। तो बहुत फनी था वो। खैर, उसके बाद हम लोगों ने अपनी बैक की फिनिशर करी जो हमेशा हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग 5 रैप विद ईच साइड्स अपने लैट्स को खोलने की कोशिश करते हैं, और फिर हमने करा अपना साइड डेल्ट्स, जैसे हमेशा बात कर रहे थे हम लोग कल, है ना। तो अच्छा असर आ रहा है, लैट्स पे भी अच्छा असर आ रहा है, अपर बैक पे भी अच्छा असर आ रहा है, और हमारे शोल्डर्स की जो फिनिशिंग एक्सरसाइज है उस पर भी अच्छा असर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मैं अगले कुछ बारीक तक इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करूँगा। अब मुझे रोइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने सिंगल हैंड ट्राई कर लिया, मैंने डबल हैंड ट्राई कर लिया, बेंच पे ट्राई कर लिया रोइंग का, मतलब मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी है रोइंग की। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो मुझे लगता है कि मैं कन्वीनियंटली फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड कर सकता हूँ उसको, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। और एक बात थी, मैंने आपसे कल शाम को जो वीडियो अपलोड हुआ था, है ना, उससे मैंने एक बात करी थी कि आप हर मील में ऐसा सोचिए कि आपको प्रोटीन लेना है हर मील के अंदर, है ना। मैंने बताया था उसके अंदर कि मैं मॉर्निंग में एग कंज्यूम करता था, दोपहर में बड़ी, सोया बड़ी वगैरह कंज्यूम करता था, और रात को भी ऐसा ही कुछ कंज्यूम किया करता था, मिल्क वगैरह, या फिर कोई और प्रोटीन की चीज़, है ना, पनीर वगैरह, टोफू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो मेन मैक्रो होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ होती है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो होता है आपका प्रोटीन।
कल एक वीडियो अपलोड हुई थी, योर फिटनेस स्टोरीज करके एक बंदा है, वो अच्छा बंदा है, अच्छी चीज़ें बताता है। हालांकि मोस्टली उसके पेड चीज़ें होती हैं, मगर वो अच्छा बताता है। अ, उसमें से एक बंदे ने कमेंट किया था, तो कमेंट में बंदे ने पूछा कि उसने जस्ट जिम स्टार्ट किया है और करंटली वो 80 से 90 ग्राम प्रोटीन लेता है, रोज कंज्यूम करता है। और वो पूछ रहा था अगर वो बल्क पे है तो कितना प्रोटीन कंज्यूम करें। तो उसी बंदे के कमेंट के नीचे एक बंदे ने रिप्लाई किया कि अगर आप कट कट पे हो तो आपको कम प्रोटीन की ज़रूरत है, आप बल्क पे हो तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, और ऐसे करके कुछ रिप्लाई किया था उसने। तो मैंने उसके नीचे पूरा फिर ढंग से रिप्लाई किया उसका ओरिजिनल कमेंट के ऊपर कि कट और बल्क में हमको अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस ये है कि अगर आप कट कर रहे हैं तो प्रोटीन भी आपका एक कैलोरी सोर्स है ना। 3 कैलोरी सोर्स होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब्स और एक होता है फैट, है ना। जो प्रोटीन होता है वो पर ग्राम आपको 4 कैलोरी देता है, कार्ब्स भी आपको 4 कैलोरी देता है, लेकिन जो फैट होता है वो पर ग्राम आपको 9 कैलोरी देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 या फिर 10 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ग्राम प्रोटीन खाया है ना, तो 10 ग्राम प्रोटीन से आपको लगभग 40 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आपने 10 ग्राम कार्ब्स खाया तो भी आपको 40 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आपने फैट खाया 10 ग्राम तो आपको 40 नहीं, आपको 90 कैलोरीज मिलेंगी। ठीक है। तो अगर आप कट कर रहे हो ना, तो कट में जो प्रोटीन का अमाउंट है वो भी कैलोरीज के अंदर कंज्यूम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टारगेट बनाया है 2000 कैलोरीज का, और आप मान लेते हैं 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, है ना, तो 100 इंटू 400 कैलोरीज तो आपके खाली प्रोटीन की हो गई। ठीक है। 400 कैलोरीज के बाद आप कार्ब्स भी खाओगे और फैट्स भी खाओगे, तो टोटल मिलाकर मिलाकर आपका 2000 का बजट रहेगा कैलोरी का। इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। मेन बात ये रखते हैं कि आपका अगर कट कर रहे हो और चाहे बल्क कर रहे हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी सेम रहती है। आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मेरा बेसिकली फंडा ये रहता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने वेट का, अपने बॉडी वेट का डबल रखता हूँ, है ना। मान लो कि मेरा बॉडी वेट 80 किलो है, मान लेते हैं, तो 80 किलो का डबल रखते हैं तो 160 ग्राम मैं प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ पर डे। मैंने शायद इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है कि इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों को खाली लीन मास कंसिडर करना चाहिए, है ना। तो इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय मैं सिंपल अपने वेट का डबल करके उसको प्रोटीन का कंज्यूम करता हूँ। तो अज्यूम करते हैं कि जिस बंदे ने कमेंट किया था उसने जिम नया नया स्टार्ट किया है। अब मुझे उसका हाइट, वेट, बोन डेंसिटी वगैरह कुछ नहीं पता, तो अज्यूम करते हैं कि उसका वेट 75 केजी है। ठीक है। 75 केजी में उसने एक जिम स्टार्ट किया और उसको अच्छी खासी बॉडी बिल्डिंग करनी है, बॉडी अच्छे से बनानी है उसको। तो 75 का डबल यानी कि 150 ग्राम प्रोटीन पर डे वो खा सकता है आराम से, और वो कंज्यूम होगा अच्छे से, और उसी चीज़ से आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। इसमें एक चीज़ रहती है कि हम लोग मैं भी एक दिन अमेजोन पर सर्च कर रहा था कि प्रोटीन कौन से अवेलेबल हैं, फिर कौन सा बेटर अवेलेबल है। सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो उसमें दिखा रहे थे कि वेमेंस प्रोटीन, उसमें दिखा रहे थे कि चिल्ड्रंस प्रोटीन, फिर बिगिनर्स प्रोटीन, इंटरमीडिएट प्रोटीन, एडवांस प्रोटीन। क्या है ये सब? प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, सोर्स सेम है आपका, आप कंटेंट ऊपर नीचे कर रहे हो। अब चाहे वो बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वुमेन, चाहे चिल्ड्रन, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो आपका सेम रहेगी। आपको वो एक मार्केटिंग गिमिक की तरह होता है कि आपको ज़्यादा दाम पे कम प्रोटीन बेचकर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। आप चाहे बिगिनर हो चाहे आप एडवांस हो, आपको सेम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रही है अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे कभी बाद में। अभी तो मैं अपने थोड़ा गर्दन को रिकवर होने का टाइम देता हूँ। केले खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। मेरे चोकोस ख़त्म हो गए, थोड़े दिन पहले ही लाया था जबकि मैं, और मेरा ओट्स ख़त्म हो गया, तो आज मैं कॉर्नफ्लेक्स करके नाश्ता करूँगा और केला खाऊँगा, प्रोटीन पीऊँगा। मेरा प्रोटीन भी ख़त्म हो गया था, मैंने प्रोटीन भी मंगा लिया, और पी प्रोटीन आइसोलेट, तो वो खाऊँगा, वो पीऊँगा मतलब। और दिनचर्या का काम शुरू करूँगा नहा धो के। ठीक है। चलिए आपसे कल मिलता हूँ। बाय।